हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद सैम। और फिर मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं अरस्तू के अगले सिद्धांत के रूप में अरस्तू का क्रांति संबंधी विचारधारा। क्रांति क्या है, क्रांति कैसे होती है, विभिन्न प्रकार के शासन तंत्रों में क्रांति क्यों हो जाती है, क्रांति को के कौन कौन से कारण होते हैं। केवल यहाँ तक अरस्तू ने अपने क्रांति संबंधी विचार को प्रस्तुत नहीं किया, अपितु उन्होंने एक चिकित्सक की भांति क्रांति को कैसे दूर किया जाए, क्रांति को कैसे रोका जाए, इस संबंध में भी वृहद रूप से विवेचना प्रस्तुत करते हैं। एक यथार्थवादी चिंतक होने के नाते अरस्तू ने क्रांति संबंधी अपने सिद्धांत को बहुत ही बेहतर ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्तुत किया। तो यूनान के जो नगर राज्यों में अक्सर राजनीतिक क्रांति और वैधानिक क्रांतियां द्वारा शासन प्रणालियों में हमेशा परिवर्तन होते रहते थे। यह क्रांतियां एक तरह से यूनानी जगत के राजनीतिक चिंतन का एक कटु सत्य बन चुकी थी। इसके कारण यूनानी नगर राज्यों में जो राजनीतिक जीवन था वो अत्यंत ही अस्थिर एवं डामाडोल हो चुका था। चूंकि अरस्तू प्रथम राजनीतिक यथार्थवादी विचारक माने जाते हैं, इसी कारण उन्होंने तात्कालीन समस्याओं का गहन अध्ययन किया और उसके समाधान के उपाय भी प्रस्तुत किए। तो अरस्तू ने क्रांति संबंधी विचार में सबसे पहले उन्होंने बतलाया कि क्रांति का अर्थ क्या होता है। अक्सर कहा जाता है कि किसी राज्य में जनता अथवा जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम ही क्रांति होता है। अरस्तू ने कहा नहीं, क्रांति का आशय है संविधान में परिवर्तन। यह परिवर्तन या तो पूर्ण हो सकता है, यदि अगर राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप को ही बदल दिया जाए तो इस प्रकार की क्रांति पूर्ण क्रांति कहलाती है। तो अरस्तू ने बहुत ही आसान तरीके से क्रांति का क्या अर्थ बतलाया, संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। अब अरस्तू ने क्रांति के बहुत सारे प्रकार बतलाए। पूर्ण क्रांति, आंशिक क्रांति, जब पूरी शासन प्रणाली को ही पूर्णतः बदल दिया जाए तो पूर्ण क्रांति, जहां पर केवल उसके प्रयोगकर्ता को बदल दिया जाए या कोई व्यवस्था को बदल दिया जाए तो आंशिक क्रांति, जहां पर रक्त बहे तो रक्त पूर्ण क्रांति, जहां पर रक्त न बहे, विचारों के द्वारा ही बदलाव कर दिया जाए तो रक्तहीन क्रांति, जहां पर कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा क्रांति की जाए तो व्यक्तिगत क्रांति, जहां पर क्रांति का कोई सूत्रपात ना हो, सूत्रधार ना हो तो व्यक्ति निरपेक्ष क्रांति, जहां पर केवल विचारों के माध्यम से कोई बदलाव कर दिया जाए तो वैचारिक क्रांति। तो इस प्रकार से क्रांति के उन्होंने बहुत सारे कारण बतलाए, क्रांति के बहुत सारे प्रकार बतलाए। अब उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये बतलाने का प्रयास किया कि बहुधा समाज में या राजनीतिक व्यवस्था में क्रांति क्यों होती है, क्रांति के कौन कौन से कारण होते हैं। अरस्तू ने क्रांति के मूलतः दो कारण बतलाए। एक है क्रांति का सामान्य कारण और दूसरा है क्रांति के विशिष्ट कारण। क्रांति के सामान्य कारणों में अरस्तू ने केवल एक ही कारण को महत्वपूर्ण बतलाया। अरस्तू कहता है कि क्रांति का मूल कारण है विषमता। क्यों? क्योंकि मानव प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह समानता चाहती है। वह चाहती है कि हर मनुष्य को समान व्यवहार मिले, चाहे वो समानता पद के संबंध में हो सके या धन के संबंध में हो सके। यानी एक वर्ग का कहना है कि मनुष्य समान है, इसलिए उसको सभी प्रकार से समानता का व्यवहार उसके साथ किया जाना चाहिए। पर किसी शासन तंत्र में या किसी राजनीतिक व्यवस्था में अगर व्यक्तियों के साथ असमानता का व्यवहार कर दिया जाए तो तत्काल ही वह वर्ग जो असमानता झेल रही है वह उस शासन तंत्र के खिलाफ क्या कर देती है, क्रांति कर देती है। तो अरस्तू ने क्रांति के सामान्य कारण में एक ही कारण को उन्होंने बतलाया कि क्रांति का सामान्य कारण जो होता है वो होता है विषमता, असमानता, विभेद, और यही क्रांति का मूल कारण होता है। रही बात क्रांति के विशिष्ट कारण, क्रांति के विशिष्ट कारणों में अरस्तू ने बहुत लंबी सूची हमारे सामने रखी है।
क्रांति के विशिष्ट कारणों में पहला कारण उन्होंने बतलाया कि शासकों की धृष्टता या लालच। यदि शासक सत्ता में आने के बाद, पद में आने के बाद यदि किसी प्रकार का लालच उनमें उत्पन्न हो जाए, यदि वो व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति को छीनने लगे, हथियाने लगे, तो यह क्रांति का कारण बन सकती है। शासन सत्ता का दुरुपयोग, यदि शासक शक्तियों का प्रयोग अपने हित में करे, अगर शासन सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाए तो क्रांति होती है। यदि कहीं अयोग्य व्यक्तियों का शासन स्थापित हो जाए तो ऐसे समय में नागरिक को उनके पद से हटाने का एक ही रास्ता बचता है, वह होता है क्रांति। उसी प्रकार यदि किसी राज्य में मध्यम वर्ग का अभाव पाया जाए, मध्यम वर्ग यानी हम सबको मालूम होगा कि मूलतः समाज में या 3 वर्ग होंगे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ये जो मध्यम वर्ग होते हैं वह इन दोनों के मध्य तुला का कार्य, आधार का कार्य करते, बैलेंस का कार्य करते हैं। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच मध्यम वर्ग सेतु का काम करते हैं। तो यदि किसी शासन तंत्र में यदि मध्यम वर्ग का अभाव पाया जाए तो ऐसे समय में भी क्रांति हो सकती है। आर्थिक असंतुलन, यानी समाज में एक वर्ग बहुत उच्च, जो धनी वर्ग और अधिक धनी होते जाए और निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन होता जाए, तो एक प्रकार से आर्थिक असंतुलन अगर किसी राज्य में हो जाए तो वह भी क्रांति का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। उसी प्रकार किसी राज्य के भीतर यदि विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़ती चली जाए तो स्थानीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों में संस्कृति, आचार विचार को लेकर के दोनों में द्वंद्व की स्थिति निर्मित हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि ये विदेशी जो होते हैं वह स्थानीय निवासियों के ऊपर हावी होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार संस्कृति में टकराहट की स्थिति में भी क्रांति हो सकती है। फिर है सम्मान की लालसा। एक राज्य के भीतर हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके विशेष कार्य के लिए उसको सम्मान दिया जाए। अगर मान लो राज्य द्वारा, शासक के द्वारा यदि सही व्यक्ति को सम्मान न दे करके चाटुकार लोगों को यदि सम्मान दे दिया जाए तो ऐसे समय में भी यह भी क्रांति का कारण बन सकती है। फिर होता है भय। भय भी क्रांति का कारण होती है। भय किस चीज का? अपराध करने पर भय उत्पन्न होना, और यदि अपराध न करके भी हमको दंड का यदि भय हो जाए, यदि हम चश्मदीद गवाह हो या प्रत्यक्षदर्शी हो, तो ऐसे समय में भी दोनों परिस्थितियों में अपराध करने पर भी और अपराध न करके भी हमको भय उत्पन्न हो जाता है। तो भय भी क्रांति का कारण बन सकती है। फिर है घृणा। जब सत्ता में एक ही दल का, एक ही व्यक्ति विशेष का बहुत लंबे समय तक शासन यदि हो जाए तो वह उस दल, उस वर्ग से जो सामान्य जनमानस है या नागरिक जो है वो घृणा करने लग जाते हैं। तो घृणा भी क्रांति का एक कारण बन सकती है। पारिवारिक झगड़े, हम सबको मालूम होगा कि सत्ता प्राप्ति के लिए हर लोग आपस में जो है वो द्वंद्व करते हैं, झगड़े करते हैं, तो पारिवारिक झगड़े भी क्रांति का कारण होती है। उसी प्रकार शासक वर्ग की असावधानी। शासक वर्ग की असावधानी का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शासक जब छोटी छोटी बदलाव को नजरअंदाज कर दे तो यही बदलाव एक दिन क्रांति के रूप में उभर करके सामने आता है। फिर है भौगोलिक स्थिति। यदि किसी देश में का जो संरचना है, जो भौगोलिक परिस्थिति है, यदि लंबे चौड़े नदी से, नालों से, समुद्रों से यदि घिरा हो, पर्वतों से घिरा हो, तो उसका दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित ना हो, विचारों का आदान प्रदान ना हो, तो ऐसे समय में भी क्रांति का कारण होती है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे देशों के साथ अपनी तुलना नहीं कर पाते कि उस देश का शासक वहाँ पर क्या उनको अधिकार दे रहा है नागरिकों को और हमारे देश में क्या अधिकार है। यदि हम ये जान लें कि हमारा शासक हमको बेहतर अधिकार दे रहा है, बेहतर सुविधाएं दे रहा है, तो हम अपने शासक के खिलाफ कभी भी क्रांति नहीं करेंगे। उसी प्रकार अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा। मैंने जैसे थोड़े दिन पहले ही आपको बतलाया कि किस प्रकार समाज में या राज्य के भीतर हो रहे परिवर्तनों को यदि शासक नजरअंदाज कर दे तो वह भी क्रांति का कारण होता है। कई बार आलस्य या प्रमाद भी क्रांति का कारण बन जाते हैं। परस्पर विरोधी वर्गों का यदि शक्ति में संतुलन स्थापित हो जाए, यानी कोई शासक के परस्पर कोई शक्ति संपन्न व्यक्ति यदि उनको ललकारने लगे तो यह भी क्रांति का कारण हो सकते हैं। तो यह हो गया शासन क्रांति का क्या क्या कारण हो सकता है। अरस्तु ने न केवल क्रांति के कारण बतलाए, अपितु क्रांति को कैसे रोका जा सके इस बारे में भी उन्होंने बहुत सारे उपाय शासक को सुझाए। सबसे पहले वो कहता है कि संविधान के प्रति आस्था जागृत करना,
यदि एक शासक चाहता है कि नागरिक उनके खिलाफ क्रांति ना करे तो संविधान के प्रति राष्ट्रभक्ति उनमें जागृत करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति की भावना यदि जागृत कर दें तो कभी भी शासक के खिलाफ नागरिक जो है वो क्रांति नहीं करेंगे। उसी प्रकार हमेशा शासक और शासितों के मध्य संवाद का होना बहुत जरूरी है, यानी राजा और प्रजा के बीच आपस में वार्तालाप करना बहुत जरूरी है कि प्रजा क्या चाहती है और राजा किन परिस्थितियों में किस प्रकार के निर्णय लेता है, इस बात का ज्ञान उसको होना चाहिए। क्रांति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है विधि का शासन। शासक को हमेशा विधि सम्मत कार्य ही करना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग ही उसको अपनी नीतियों का निर्माण, क्रियान्वयन करना चाहिए। यदि विधि का शासन स्थापित होगा तो क्रांति की संभावना 0% हो जाएगी। शासक को हमेशा अपने प्रजाजनों के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए। समाज में ये कोशिश करना चाहिए कि मध्यम वर्ग रहे, मध्यम वर्ग की प्रधानता रहे, ताकि वह सबके बीच संतुलन बना करके रखे। राजा को चाहिए या शासक को चाहिए कि आर्थिक समानता लाने का प्रयास करे। सभी लोगों को, यानी हर व्यक्ति को उस राज्य के भीतर रह रहे नागरिकों की उनके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य रूप में हो सके, ये शासक को देखना चाहिए। धन का वितरण भी इस तरह से होना चाहिए कि अधिक धनिक और अधिक धनी न बन जाए और निर्धन और अधिक निर्धन न हो जाए, इस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए। यदि शासक चाहे कि उसके राज्य में क्रांति न हो तो प्रत्येक नागरिकों के लिए राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा, अच्छी शिक्षा, समुचित शिक्षा की व्यवस्था शासक को करना चाहिए। शासक को एक कूटनीतिक पैतरे के अंतर्गत अरस्तु कहता है कि यदि आपके भीतर, राज्य के भीतर नागरिक क्रांति करना चाह रहे हो या क्रांति की स्थिति निर्मित हो तो ऐसे समय में शासक को विदेशी समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहिए। राज्य के भीतर हो रहे परिवर्तनों पर निगरानी रखना चाहिए और इसके लिए ये कहा भी गया है कि राजा को छद्म वेश धारण करते हुए उन परिवर्तनों पर निगरानी रखना चाहिए। धनार्जन पर नियंत्रण रखना चाहिए, शासकों में परस्पर सद्भाव होना चाहिए और राज्य में अगर क्रांति को रोकना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि राज्य में के भीतर शासक के द्वारा जो भी खर्च किए जा रहे हैं उस खर्च का, आय व्यय का हमेशा हिसाब किताब अच्छे ढंग से रखा जाए और आय व्यय का जो यह खर्च का जो हिसाब है, बजट है, वह जनता के सम्मुख रखा जाए ताकि जनता को ये पता चल सके कि उसका राजा किन किन हितकारी कार्यों के लिए, किन किन जनहितकारी नीतियों के लिए राजकीय संपदा को खर्च कर रहा है। इस तरीके से यदि हर चीज पारदर्शी होगा शासक और शासितों के बीच तो ऐसे समय में शासक के खिलाफ नागरिक कभी भी क्रांति नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अरस्तु ने बहुत ही बेहतर ढंग से क्रांति क्यों होती है और क्रांति को कैसे रोका जाए इस संबंध में बहुत अच्छा परामर्श जो है वो शासकों को प्रदान किया। यदि इससे संबंध में और अधिक आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ PDF लिंक भी दिया हुआ है, आप उस पर जा करके और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।